जरा सोचो, एलियंस की ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन जो इंसानों से भी काफी कमजोर होती है, लेकिन जब उनकी स्पेसशिप पृथ्वी पर लैंड होती है तो बहुत ही अमेजिंग बात हो गई। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत हो रही होती है साउथ अफ्रीका की एक बहुत ही बड़ी जगह को दिखाते हुए। साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट से लेकर वहां के सिटीजन्स भी काफी हैरान थे, क्योंकि उनकी एरिया के ऊपर एक बहुत ही बड़ा यूएफओ हवर कर रहा होता है। ये स्पेसशिप तो एक ही जगह पर मौजूद था और उसके अंदर से कोई बाहर भी नहीं आता है। साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट अपने कई सारे सोल्जर्स को भेजकर वहां पता करने के लिए भेजती है, लेकिन अफसोस उन्हें स्पेसशिप के अंदर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला था। अब यहाँ सिटीजन्स और गवर्नमेंट को लग रहा होता है कि स्पेसशिप के अंदर कोई खतरनाक एलियंस होंगे जो कि हमारे ऊपर हमला करने के लिए और सारी इंसानियत को खत्म करने के लिए आए हैं। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी स्पेसशिप के अंदर से कुछ भी नहीं बाहर निकलता। अब इस बात से गवर्नमेंट भी शॉक हो गई थी कि आखिरकार ये एलियंस हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अब कई सारे एयर फोर्सेस का यूज करके उस स्पेसशिप के ऊपर हमला किया गया। हालांकि उससे डैमेज तो होता है, लेकिन वो स्पेसशिप अभी भी हवा में ही मौजूद थी। साउथ अफ्रीका में एक एलियन स्पेसशिप स्पॉट होने पर सारे देश की गवर्नमेंट अब उनसे जुड़ने लगी थी। वो तो अपनी अपनी राय देने लग जाते हैं कि आखिरकार इनका क्या करना चाहिए। अब हमें यहाँ पर MNU नाम की एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी दिखाई जाती है जो इसी तरीके की चीजों के ऊपर रिसर्च किया करती। वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर्स काफी रिसर्च करके ये डिसीजन लेते हैं कि वो जल्द से जल्द उस स्पेसशिप के अंदर जाकर पता करेंगे। और अब तक उन एलियंस ने कुछ एक्टिविटी नहीं की है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो एलियंस कुछ प्लान बना रहे हो हमारे ऊपर हमला करने का। उसी कंपनी के अंदर वीकस नाम का एक रिपोर्टर भी होता है। वीकस तो यहाँ पर सब कुछ बता रहा था कि किस तरीके से उनकी कंपनी उस स्पेसशिप के अंदर घुसने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि इससे उन्हें सच्चाई पता चलेगी कि आखिरकार स्पेसशिप में है क्या। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ी टीम लगातार स्पेसशिप के अंदर घुसने में कामयाब हो जाती है। अंदर जाते ही एकदम शॉकिंग तरीके से दिखाया गया कि वहाँ तो कई सारे छोटे छोटे एलियंस हैं और वो तो इंसानों पर हमला करने के बजाय उनसे ही डरकर भाग रहे थे। थोड़ी रिसर्च करने पर यह पता चला कि उन एलियंस के कुछ लीडर हमले में मारे गए और वो सभी एलियंस अपने लीडर की ये बात मानते थे। उसके ना होने के कारण एलियंस एकदम से कमजोर हो गए होते हैं, जिससे कि इंसानों को ये बात कंफर्म हो गई थी कि वो एलियंस हमसे भी ज्यादा कमजोर है और हम चाहें तो इन सभी को एक ही साथ में खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, इंसानियत हमारे अंदर जिंदा रहती है, चाहे वो दुश्मन भी हो। गवर्नमेंट ने उनके पूरे स्पेसशिप के स्ट्रक्चर को देखकर पता किया और जो इंफॉर्मेशन उनके सिस्टम में मौजूद थी उसे एक्सट्रैक्ट करके ये बताया कि ये एलियंस पृथ्वी पर सिर्फ इसीलिए आए हैं ताकि वो रहने की कोई दूसरी जगह ढूंढ सके, क्योंकि अंतरिक्ष में जो उन एलियंस का प्लेनेट था उसे एक ब्लैक होल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं एक नए प्लेस के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हमले के दौरान उनकी स्पेसशिप का एक इंजन कहीं गायब हो चुका होता है और जब तक वो इंजन नहीं मिल जाता और उनकी स्पेसशिप ठीक नहीं हो जाती तब तक ये सारे एलियन सिविलाइजेशन कहीं जा ही नहीं सकते थे। अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद गवर्नमेंट वालों ने डिसीजन लिया कि जब तक इनकी स्पेसशिप ठीक नहीं हो जाती तो इन एलियंस को पृथ्वी के उसी जगह पर रखना होगा और ये सारी चीजें जल्दी जल्दी डिसीजन ली गई। स्पेसशिप जिस जगह पर मौजूद था उसके ठीक नीचे वाली जगह को खाली कराया गया और उस जगह का नाम डिस्ट्रिक्ट 9 पड़ गया, जहां पर वो एलियंस ही रहा करते थे। वो सभी एलियंस इंसानों से तो बड़े होते हैं, लेकिन उनके अंदर जरा भी हिम्मत नहीं होती और वो बहुत ही ज्यादा डरपोक निकल जाते हैं। वो सभी एलियंस इंसानों पर तो कभी हमला ही नहीं करते, जिसकी वजह से अब कुछ बुरे इंसान भी उन एलियंस के साथ ही मिलजुल कर रहने लगे थे। यानी कि डिस्ट्रिक्ट 9 में कुछ गैंगस्टर्स की एक बहुत ही बड़ी टीम उन्हीं एलियंस के साथ रहती और अपना जीवन यापन करती। उन सभी गैंग मेंबर्स का एक लीडर होता है जो चाहता था कि वो इन सारे एलियंस की टेक्नोलॉजी और वेपन्स अपने अंडर ले ले। हालांकि इसके बदले वो कई सारे एलियंस के ऊपर टॉर्चर भी किया करता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन एलियंस के जो एडवांस वेपन्स होते हैं वो सिर्फ उन्हीं एलियंस की सिविलाइजेशन चला सकती थी, क्योंकि उस वेपन को यूज करने के लिए उन एलियंस का डीएनए मैच होना बहुत ही जरूरी था। इस बात से उस गैंग के लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो तो बहुत पागलों की तरह उन एलियंस को मारता और उन्हें खाने लगता। लीडर ने सोचा कि इनकी डीएनए मेरे बॉडी में आ जाएंगे तो मैं इन्हें यूज कर पाऊंगा, पर अफसोस उसे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला होता। अब तो वो सारे एलियंस बहुत ही ज्यादा भूख के मारे इंसानी वाले इलाके में आ जाते हैं। आम जनता इन सारे एलियंस से बहुत ही ज्यादा डरने लगी थी, इवन वो उन लोगों को कुछ कर भी नहीं रहे थे। इसीलिए अफ्रीका के सारे सिटीजन्स हड़ताल करने लगते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कि आखिर उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों पास किया, और वो अपना जवाब जानना चाहते थे कि ये सारे एलियंस अभी तक पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं।
उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भगा दिया जाए। हमें तो अब वही मल्टीनेशनल कंपनी दिखाई गई जो इन्हें सारी चीजों के ऊपर सॉल्यूशन तो निकालती है, लेकिन वो भी इन सारे एलियंस के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे थे। सारे के सारे रिसर्च एकदम टॉप सीक्रेट होते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट भी नहीं पता कर पाती। और ये मल्टीनेशनल कंपनी वाले भी चाहते थे कि उनकी टेक्नोलॉजी ये यूज करने लगे, जिससे कि इनके देश की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ जाएगी और पूरे वर्ल्ड में इनका नाम हो जाएगा। इन्हीं सारे गोल्स के साथ वो कंपनी अपने काम में लगी हुई थी। अब यहाँ पर उस कंपनी के ओनर की टीम ने ये डिसाइड किया था कि इन सारे एलियंस को एक दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। ये एक ऐसी बहुत बड़ी जगह थी जहाँ पर ये सारे एलियंस बड़ी आसानी से रह सकते और यहाँ रहने से वो इंसानों को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। उन सारे एलियंस को उस दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का काम उस कंपनी वालों ने अपनी एक टीम को दिया और वीकस नाम के अपने एक रिपोर्टर को वो उसका लीडर बनाता है। यानी कि वीकस का काम होगा कि उन सारी टीम के साथ मिलकर उन एलियंस को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना। वीकस इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश था और तुरंत ही अपनी टीम के साथ निकल गया डिस्ट्रिक्ट 9 की तरफ। वहां पर जाने के बाद वो सारे एलियंस को बताने की कोशिश करता है कि तुम्हें ये जगह खाली करनी पड़ेगी और तुम्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि कई सारे एलियंस इस बात को बिल्कुल नहीं समझते और बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन वीकस और उसकी टीम को पता था कि ये एलियंस हम पर हमला नहीं कर सकते, इनके अंदर उतनी हिम्मत है ही नहीं। वीकस ने तो उन्हें ये सारी बातें कह दी और उन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहा। अब हमें यहाँ पर उन्हीं सारे एलियंस के बीच क्रिस्टोफर नाम का एक एलियन दिखाई देता है। दरअसल क्रिस्टोफर उन सभी एलियंस का एक वैज्ञानिक हुआ करता था जो अपने बेटे और कुछ साथियों के साथ यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। क्रिस्टोफर चाहता था कि वो स्पेसशिप को जल्द से जल्द रिपेयर कर ले और अंतरिक्ष में जाकर किसी दूसरे प्लेनेट पर अपना घर बसाएं। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से क्रिस्टोफर और उसके साथी ब्लैक फ्यूल बना रहे थे, जिनसे कि उनकी स्पेसशिप बड़ी आसानी से चल सकती थी, पर उसके इंग्रेडिएंट्स मिलना काफी मुश्किल था। इसीलिए क्रिस्टोफर और उन सभी लोगों को इतने साल लग गए उस ब्लैक फ्यूल को बनाने के लिए, पर आखिरकार वो बन चुका था, जिससे कि वो इतने ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब वो अपनी स्पेसशिप की मदद से दूसरी जगह पर जाकर रह सकते थे। उन्हें यहाँ पर पृथ्वी पर रहते हुए ये तो समझ में आ गया था कि ये इंसान हमें अच्छे से जीने नहीं देंगे। क्रिस्टोफर और उसका साथी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने बाकी लोगों को बताने चले जाते हैं, लेकिन उसी वक्त उनके अड्डे पर वीकस और उसकी पूरी टीम आ गई थी, जो लगातार इन्वेस्टिगेशन करते हुए लैब में पहुंच जाती है जो क्रिस्टोफर का था और उसने वहीं पर ब्लैक फ्यूल बनाया होता है। वीकस और उसकी टीम चौंक गई क्योंकि ये सारे एलियंस कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पूरी लेबोरेटरी देखने के बाद वीकस को वो ब्लैक फ्यूल का ट्यूब मिल जाता है। जब वो उसे बहुत अच्छी तरीके से देख रहा था तो वो फ्यूल थोड़ा सा उसके मुंह के ऊपर गिर गया। वीकस जल्द से जल्द उसे साफ करता है और उस ब्लैक फ्यूल को अपने पास हिरासत में ले लेता है। वो सभी जब ब्लैक फ्यूल को लेकर जा रहे थे तो क्रिस्टोफर के एक साथी को इस बारे में पता चल जाता है। अब इतने सालों की मेहनत वो इतनी आसानी से थोड़ी जाने देगा, इसीलिए वो जाकर वीकस और उसकी टीम से कहने लगा कि मुझे वो ब्लैक फ्यूल दे दो। अब यहाँ सोल्जर्स भी मौजूद थे, इसीलिए वीकस इस बात के लिए मना करता है। तब जाकर क्रिस्टोफर का साथी उन पर हमला करने लगा। वहां पर जितने भी सोल्जर्स मौजूद थे वो जल्द से जल्द उसे फायर करके मार देते हैं। यहाँ क्रिस्टोफर भी दूर से देख रहा होता है कि आखिरकार वो अब अपनी ब्लैक फ्यूल को कैसे ले, क्योंकि उसके बिना वो स्पेसशिप को नहीं चालू कर सकते थे। ब्लैक फ्यूल उन सारे लोगों के साथ उस कंपनी में चला गया जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अब हमें अगले दिन वीकस दिखाई दिया, जिसकी तबीयत पता नहीं क्यों अचानक ही खराब होने लगी थी। वीकस को अंदर से बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है और वो शॉक तब हो गया जब उसका एक नाखून अपने आप ही निकल जाता है। वीकस की हालत इतनी खराब हो गई कि वो जब अपने वॉशरूम में गया तो उसके बाकी सारे नाखून भी निकलने लगे थे। अचानक उसे बहुत ही ज्यादा चक्कर आता है, इसीलिए वो अपने घर पर चला गया। यहाँ उसकी वाइफ ने एक पार्टी रखी हुई थी क्योंकि वो अपनी टीम का लीडर जो बन गया था, लेकिन अफसोस वीकस की हालत पहले से और बदतर होती चली जा रही थी। वो तो अब ब्लैक लिक्विड की उल्टी करने लगा था, जो देखते ही देखते वो एकदम से बेहोश हो जाता है। जल्द से जल्द वीकस को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और जब उसके चोट लगे हुए हाथ को ओपन करते हैं तो वो एकदम एलियन के हाथ जैसा बन गया था, जो काफी नुकीला होता है। अब ये देखने के बाद तो वीकस भी एकदम से शॉक हो गया, जिसके तुरंत ही बाद कई सारे सोल्जर्स वीकस को टेस्टिंग के लिए उसी कंपनी की लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं। यहाँ पर वीकस अपनी आंखों से देख पा रहा था कि कई सारे लोगों के ऊपर और कई सारे एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। यानी कि वो अपनी कंपनी को जो एकदम हाई टेक्नोलॉजी वाली समझता था, वो दरअसल इन्हीं एलियंस की वेपन्स और टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने की कोशिश कर रही थी। अब उस कंपनी के वैज्ञानिक जब वीकस के कंडीशन को देखते हैं तो उन्हें उसकी बॉडी में कुछ डीएनए चेंजेस दिखाई दिए। इसीलिए अब जो वेपन वो कितने सालों से चलाने की कोशिश करते हैं और नाकामयाब हो जा रहे थे, वो वीकस से अब उस वेपन को चलवाते हैं। और ये चौंकाने वाली बात तब हो गई जब वो वेपन अच्छे से काम कर रहे थे, क्योंकि वीकस के अंदर उस ब्लैक फ्यूल के कारण एलियंस के डीएनए मौजूद थे।
वैज्ञानिकों को तो एक होप दिखाई देती है कि उनके एक्सपेरिमेंट अब सही जगह पर जा रहे हैं। उन्होंने विकस की बॉडी के ऊपर और डीपली इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड किया। विकस समझ जाता है कि वो कंपनी के लिए अब सिर्फ एक सब्जेक्ट बनकर रह गया है और जब तक वो उनके यूज में आएगा तब तक वो कंपनी उसे जिंदा रखेगी। अब यहाँ विकस को समझ चुका था कि जब तक ये लोग उसकी जान नहीं ले लेंगे तब तक ये उसे छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सारे लोगों को मारने लगता है। विकस ने वहां पर मौजूद जितने भी वैज्ञानिक थे उन्हें घायल कर दिया और उस पूरी लेबोरेटरी को छोड़कर तुरंत ही भागने लगा। अगले दिन से चारों तरफ विकस के बारे में खबर फैल चुकी थी कि उसका एलियन स्पीशीज के साथ संबंध है और वो एक आधा एलियन बन चुका है। उसकी बॉडी एलियन की तरह दिख रही होती है। विकस के ऊपर तो कई ज्यादा इनाम लग चुके होते हैं कि अगर जो भी उसे पकड़ेगा तो उसे बहुत सारी मनी मिलेगी। चारों तरफ विकस की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही थी कि किस तरीके से वो एक एलियन बन रहा है। वो जहां भी जा रहा था सभी लोग उसे पहचान जाते हैं और उससे दूर भागते हैं। विकस के पीछे तो सोल्जर्स की टीम लग गई थी जो उसे पकड़कर लेबोरेटरी में वापस लेकर जाना चाहते थे। विकस तो किसी भी तरीके से छुप छुप कर आगे बढ़ रहा था और वो अपनी वाइफ को भी कॉल करता है, लेकिन अफसोस उसकी वाइफ भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। अब उसके लिए हर जगह बहुत ही ज्यादा सेफ नहीं थी, तो इसीलिए विकस ने डिसाइड किया कि वो एलियंस के साथ डिस्ट्रिक्ट 9 में जाकर रहेगा। और यहाँ पर विकस ने ट्राई किया कि वो अपना ये हाथ काट दे। हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन विकस ने किसी भी तरीके से अपनी एक अंगुली काट दी, जिसकी वजह से उससे बहुत ज्यादा दर्द होता है और ये दर्द वो सह ही नहीं पा रहा था। थोड़े समय में विकस ने देखा कि कई सारे हेलीकॉप्टर्स वहां पर आ रहे हैं जो लगातार उसकी ही सर्च कर रहे थे कि आखिर वो कहां पर चला गया है। विकस जल्द से जल्द भागते हुए उन घरों में चला जाता है जहां एलियंस रहते थे और अब वो क्रिस्टोफर के सामने चला जाता है। क्रिस्टोफर यहाँ विकस की हालत देखकर समझ गया कि ये वही रिपोर्टर था जो उससे ब्लैक फ्यूल लेकर गया होता है। क्रिस्टोफर ने तो उससे पूछा कि आखिरकार मेरा ब्लैक फ्यूल कहां पर है, लेकिन विकस कुछ बता पाता इससे पहले वो बेहोश हो जाता है। क्रिस्टोफर ने अब जल्द से जल्द विकस को अपने लेबोरेटरी में लिया और बेसमेंट की तरफ चला गया। थोड़े समय में विकस को जब होश आया तो वो क्रिस्टोफर से रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे वापस नॉर्मल कर दिया जाए क्योंकि उसके अंदर एलियन डीएनए आ चुका है और वो जानता था कि विकस को कैसे ठीक करना है। क्रिस्टोफर फिलहाल के लिए कहने लगा कि वो ब्लैक फ्यूल कहाँ है और लाकर मुझे दे दो, पर विकस कहता है कि ब्लैक फ्यूल तो उस कंपनी के पास है और उस लेबोरेटरी से फ्यूल लेना बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि उस जगह पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। क्रिस्टोफर ने तो फिर यहाँ पर विकस से बताया कि मैं उस ब्लैक फ्यूल की मदद से ही तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। इसीलिए अब उन दोनों के बीच में एक डील होती है कि वो विकस को ठीक कर देगा ब्लैक फ्यूल मिलने के बाद। सबसे पहले उन्हें कई सारे हथियार की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए अब क्रिस्टोफर विकस को लेकर उन सारे गैंगस्टर्स के पास चला गया जिनके पास एलियंस के हथियार थे। उन गैंगस्टर का लीडर विकस को पहचान जाता है क्योंकि इसके बॉडी के अंदर एलियन के डीएनए थे। इसीलिए उसके लीडर ने डिसाइड किया कि वो विकस के उस हाथ को काट कर खाएगा जिससे कि उसके अंदर भी डीएनए मौजूद हो जाएंगे, जिससे कि उसके अंदर भी डीएनए आ जाएंगे। सभी लोग विकस को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अब विकस ने साइड में पड़े हुए एलियन के हथियार को उठा लिया और चारों तरफ फायर करने लगा। वो हथियार इतने एडवांस होते हैं कि एक ही बार में कई ग्रुप ऑफ गैंगस्टर्स को एक ही साथ खत्म कर दे रहे थे। और अब वो क्रिस्टोफर की मदद से कई सारे हथियार लेता है और वापस उस कंपनी के पास चला जाता है ब्लैक फ्यूल लेने के लिए। क्रिस्टोफर और विकस के पास हथियार होने के कारण कोई भी उनके सामने नहीं आ रहा था क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये एलियन टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। दो ही वेपन की मदद से उन्होंने पूरी कंपनी में तबाही मचा दी और विकस सीधा जाकर उस ब्लैक फ्यूल को ले लेता है। क्रिस्टोफर उनकी लेबोरेटरी में बहुत ही शॉकिंग कर देने वाली चीज देख रहा था, पर उस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए वो दोनों किसी भी तरीके से वापस डिस्ट्रिक्ट 9 में आ जाते हैं। क्रिस्टोफर के पास ब्लैक फ्यूल था, इसीलिए वो ट्राई करने लगा अपनी स्पेसशिप को ठीक करने का, लेकिन विकस कहने लगा कि वादे के मुताबिक मुझे पहले ठीक करना होगा। पर क्रिस्टोफर कहता है कि तुम जैसे इंसानों की वजह से ही हमारी प्रजाति खतरे में है, क्योंकि क्रिस्टोफर ने उस कंपनी के अंदर देखा था कि उनके कई सारे साथियों की डेड बॉडी पड़ी होती है और उनके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। तो इसीलिए क्रिस्टोफर सबसे पहले अपने प्रजाति की चिंता करेगा, फिर बाद में वो विकस को ठीक करेगा। विकस इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और सीधा एक लकड़ी की मदद से क्रिस्टोफर पर वार करता है। विकस ने ब्लैक फ्यूल लिया और वहां से कहीं दूर जाने लगा और वहां से एक छोटे एलियन के पास आया और उससे बात करने लगा। यहाँ क्रिस्टोफर जब होश में आता है तो वहाँ कई सारे सोल्जर्स पहले ही पहुंच चुके थे, जो कि क्रिस्टोफर और सामने आने वाले सारे एलियंस को बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं। सारे सोल्जर्स लगातार तबाही मचाते ही जा रहे थे, लेकिन यहाँ बेसमेंट के अंदर विकस उस छोटे से एलियन के साथ इंजन को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। वो तो जल्द से जल्द अब इंजन को हवा में उड़ाने लगा था जिससे कि वो स्पेसशिप से जोड़ के उसे ठीक कर ले, लेकिन कंपनी के कई सारे मिसाइल्स उस पे फायर कर दिए जाते हैं जिससे कि उसके सिस्टम खराब हो गए। इंजन तुरंत ही आकर नीचे गिर जाता है। अब होना क्या था, डिस्ट्रिक्ट 9 के कई सारे गैंग मेंबर्स विकस को पकड़कर अपनी हिरासत में ले लेते हैं। गैंग का लीडर तो कह रहा था कि अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन तभी अचानक वहां पर एक बहुत ही बड़ा रोबोट आ जाता है
इस रोबोट को वही छोटा सा एलियन कंट्रोल कर रहा था, जिसके अंदर अब उसने वीकस को ट्रांसफर कर दिया होता है। यानी कि अब वीकस ही होगा जो इस रोबोट को कंट्रोल करके आगे बढ़ेगा। वीकस ने सारे सोल्जर्स को मार दिया। वीकस ने तो सारे सोल्जर्स को मार दिया होता है। वीकस ने तो सारे गैंग मेंबर्स को मार दिया होता है और उसके ऊपर गोलियों का भी कुछ असर नहीं हो रहा था। वीकस तो बार बार यही कहता है कि मैंने तुम सभी का कुछ नहीं किया, आखिरकार तुम मुझे अपना दुश्मन क्यों समझ रहे हो। सभी लोग उस वीकस के रोबोट को देखकर एकदम रुक जाते हैं और अब वीकस वहां से जाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ सोल्जर्स ने क्रिस्टोफर को पकड़कर उसका प्लान पूछने की बात की। क्रिस्टोफर बहुत ही घायल हो चुका था और वो उससे मारने भी वाले थे, लेकिन वीकस यहाँ पर भागता नहीं बल्कि अपने रोबोट की मदद से क्रिस्टोफर को बचाता है और उसे वहां से लेकर जाने लगता है। वीकस यहाँ पर क्रिस्टोफर को कहता है कि मैं इन सारे लोगों को संभाल लूंगा, तुम जाकर इंजन चालू करो और स्पेसशिप को यहाँ से लेकर चले जाओ। हालांकि क्रिस्टोफर कह रहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगा, पर वीकस बताता है कि हमने यहाँ पर आने के लिए बहुत मेहनत की है और तुम अपने सिविलाइजेशन को बचाओ, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली बात है। क्रिस्टोफर बहुत ही उदास हो गया था, लेकिन वो वादा करता है कि वो वापस जरूर आएगा। क्रिस्टोफर जल्द से जल्द इंजन में गया और उसे चालू करके स्पेसशिप के अंदर एंटर कर गया और वो अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने के लिए रेडी थी। यहाँ वीकस के रोबोट के ऊपर मल्टीपल फायर करके उसे घायल कर दिया गया। कई सारे सोल्जर्स तो वीकस को मारने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो एलियन डिस्ट्रिक्ट 9 में मौजूद थे वो उन सोल्जर्स को पकड़ते हैं और वीकस को बचा लेते हैं। सारे के सारे एलियंस अब वापस से अपने स्पेसशिप में चले गए, जो टेक ऑफ करके डायरेक्टली अंतरिक्ष में जाता है। हमें तो अब यहाँ पर कुछ महीनों बाद का टाइम दिखाया गया, जहाँ पर सभी लोग वीकस के बारे में बात करते थे कि वो एलियन प्रजाति का हो चुका है और वीकस तो पूरी तरीके से उन एलियंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कि डिस्ट्रिक्ट 9 में अभी भी रखा गया था। वीकस तो इंतजार कर रहा है क्रिस्टोफर का, जो कि वापस आए और उसे नॉर्मल तरीके से इंसान बना दे। इसी इंतजार के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।